हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? तो कहेंगे इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन्स willingly join and agree to run some lawful business। पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस का वह ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो या दो से अधिक पर्सन अपनी इच्छा से मिलते हैं और किसी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए अग्री होते हैं। दूसरे वर्ड्स में कहेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस ए पार्टनरशिप इन सेक्शन 4 एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। कहने का मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप का मतलब पर्सन्स के बीच का रिलेशन जो किसी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए अग्री होते हैं। और बिजनेस या तो सभी मिलकर कैरी कर सकता है या उनमें से कोई भी एक बिजनेस को कैरी कर सकता है, बिजनेस का संचालन कर सकता है। तो ओवरऑल पार्टनरशिप क्या है बच्चों? तो वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप कहा जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट फीचर है बच्चों मोर देन वन पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो पर्सन का होना जरूरी है। और मैक्सिमम क्या होता है? तो कंपनी एक्ट 2013 का मिसलेनियस रूल 14 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 तक हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप में 50 से अधिक पार्टनर्स है तो वैसे पार्टनरशिप को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? इलीगल पार्टनरशिप। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रोविज़न है बच्चों, कंपनी एक्ट में रूल 14 यही कहता है कि कम से कम दो पर्सन चाहिए और अधिक से अधिक कितने पर्सन? 50%। इसको बच्चों एक बार आप लोग पढ़ लोगे। तो पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर क्या है कि कम से कम दो पर्सन का होना ज़रूरी है। एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं चला सकता। कम से कम पार्टनरशिप के लिए दो पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने तक हो सकते हैं? 50 तक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्टनरशिप का फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप का मतलब एक बिजनेस का होना ज़रूरी है। कौन सा बिजनेस बच्चों? लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप का इम्पॉर्टेंट फीचर है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉफुल नेचर का होना चाहिए। तो पार्टनरशिप का मतलब कि लॉफुल बिजनेस हो। ठीक है, थर्ड फीचर है बच्चों कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता है बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अग्रीमेंट के बारे में। जैसे मान लो दो पर्सन है ए और बी। ए ने बी को ऑफर किया कि आप मेरे साथ बिजनेस करोगे। अब बी ने क्या किया? ए का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है बच्चों? अग्रीमेंट बन जाता है। अब ये दोनों मिलकर अग्री हो गए कि पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे। तो दोनों अग्री हुए क्या चलाने के लिए? पार्टनरशिप को चलाने के लिए। अब ये बच्चों पार्टनरशिप क्या होता है? लॉफुल बिजनेस होता है। पार्टनरशिप का मतलब लॉफुल बिजनेस। इलीगल बिजनेस, अनलॉफुल बिजनेस पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है। तो पार्टनर्स के बीच का क्या एग्रीमेंट है? वो आपका क्या है? पार्टनरशिप। अब ये अग्रीमेंट क्या है? लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए हुआ है। मतलब कि ये अग्रीमेंट बच्चों लीगल अग्रीमेंट है। और लीगल अग्रीमेंट जहाँ पे हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि लीगल अग्रीमेंट किसको जन्म देता है? कॉन्ट्रैक्ट को। तो ए और बी के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्योंकि लीगल अग्रीमेंट है। और अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक पार्टनर ने ऑफ़र किया बिजनेस साथ में चलाने के लिए और दूसरा पार्टनर ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। और जब अग्रीमेंट आपका लीगल अग्रीमेंट हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनर के बीच में बच्चों कैसा रिलेशन हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन का मतलब
कि अगर दो पार्टनर है और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नुकसान पहुंचा रहा है, धोखा दे रहा है, तो दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर पे क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। तो जहां मुकदमा कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, मतलब कि उस पर्सन्स के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही बेनिफिट है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लीगल चीज़ है। एक दूसरे पे लोग क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, यानी कि जो डिफ़ॉल्टर पार्टी है, सफरिंग पार्टी, जिनको नुकसान हुआ है, वो डिफ़ॉल्टर पार्टी पे मुकदमा या सू फाइल कर सकता है। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। नेक्स्ट फीचर है बच्चों पार्टनरशिप का, नेक्स्ट फीचर क्या है, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मतलब पार्टनरशिप अदर बिजनेस की तरह ही है, तो यहाँ भी बाकी बिजनेस की तरह इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये प्रॉफिट जो भी होगा, सारे पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो ये था बच्चों पार्टनरशिप का नेक्स्ट फीचर, कि पार्टनरशिप बाकी बिजनेस की तरह है। इस बिजनेस का भी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, बाकी बिजनेस की तरह। और जो भी प्रॉफिट होगा, सभी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या अग्रीमेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांट लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्टनरशिप में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। जैसे मान लो दो पार्टनर है या तीन पार्टनर ले लेते हैं, ए बी सी, ये तीनों क्या है, पार्टनर्स हैं, और तीनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप चला रहे हैं। अब तीनों क्या है, तीनों कैपिटल लगाया हुआ है, ए ने भी कैपिटल लगाया है, बी ने भी कैपिटल लगाया है, सी ने भी कैपिटल लगाया है। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट ए को भी मिलता है, बी को भी मिलता है और सी को भी मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि कैपिटल कौन लगाता है, प्रॉफिट कौन लगाता है, जो मालिक होता है ना, तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। यानी कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स क्या हैं, मालिक है, प्रिंसिपल है। एजेंट क्यों होगा, देखो ध्यान से बच्चों, मान लो तीन पार्टनर में ये दोनों मान लो कहीं बाहर है, आउट ऑफ सिटी है, और ए अकेला क्या कर रहा है, किसी सप्लायर के साथ कोई डील कर रहा है। सप्लायर मतलब थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, ए डील कर रहा है। किस चीज़ का डील कर रहा है, बिजनेस का डील कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है, पूरे फर्म के लिए डील कर रहा है, पूरे बिजनेस के लिए डील कर रहा है। यानी कि ए जो सप्लायर के साथ डील कर रहा है, खुद के लिए तो कर ही रहा है, इन दोनों के लिए भी वो एक्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे ए क्या है, बी और सी के बिहाफ में काम कर रहा है, मतलब ए क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि इन्होंने कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट में अपना शेयर लेते हैं। और एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में काम करता है, इसलिए पार्टनर क्या होता है, एजेंट होता है। तो पार्टनरशिप में किस तरह का रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट का। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। क्योंकि मान लो सपोज करो तीन पार्टनर्स है, अब फर्म को या बिजनेस को कैपिटल चाहिए, तो ये तीनों जितना लगाएंगे उतना ही लगेगा, बाहर से तो कैपिटल लाने नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस की भरपाई कौन करेंगे, ये लोग ही करेंगे ना। इसलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होता है। कौन से पार्टनरशिप में बच्चों, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में। तो जो जनरल पार्टनरशिप होता है उसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ये जितना भी बच्चों ये आपका नोट किया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ोगे वीडियो पॉज कर करके, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट पार्टनरशिप का फीचर है अटमोस्ट गुड फेथ या फिडुशियरी रिलेशनशिप। पार्टनरशिप कैसे चलता है, अच्छे रिलेशन पे चलता है, विश्वास पे चलता है बच्चों। तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तीनों का एक दूसरे पे पूरा विश्वास हो, तभी बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। अगर विश्वास ना हो तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि पार्टनर्स के बीच में एक बढ़िया सा एक अच्छा विश्वास होता है, गुड फेथ होता है। एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, तभी वो पार्टनरशिप लंबे समय तक चलेगा। अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पार्टनरशिप लंबे समय तक नहीं चलेगा बच्चों। तो ये था पार्टनरशिप का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं, तो तीन कैटेगरी है बच्चों। पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। फर्स्ट पार्टनरशिप का टाइप क्या हो गया, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब कहेंगे वह पार्टनरशिप जिसमें सभी पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है।
नॉर्मली जो पार्टनरशिप हम लोग देखते हैं या जो जनरल पार्टनरशिप कह सकते हो, उसमें क्या होगा, सभी पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होगा, यानी कि सभी पार्टनर्स लायबिलिटी को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस तरह के जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी पार्टनर्स बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, सभी पार्टनर्स फॉर्म के लायबिलिटी के लिए लायबल होते हैं। और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों, लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा और कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा, कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा और कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। यानी कि अगर सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा तो फॉर्म फिर लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो पार्टनरशिप का मतलब हो गया, लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब कि कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है और कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो कह सकते हो जनरल पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनरशिप का कोई फीचर नहीं है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में बच्चों जनरल पार्टनरशिप का एक फीचर आ जाता है। जनरल पार्टनरशिप का कौन सा फीचर, तो जनरल पार्टनरशिप में क्या बताया कि सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में भी तो बच्चों है कि कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा तो कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, तो ए पार्टनर का लायबिलिटी मान लो अनलिमिटेड है, यानी कि जितने भी लायबिलिटी होगा वो सारा पेबल ए करेगा, या जब भी लॉस होगा घर चलाना किसको पड़ेगा, ए को पड़ेगा। लेकिन बी और सी का लायबिलिटी क्या हो गया, लिमिटेड है। तो इस तरह के पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा, 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। उसको कहते हैं हम लोग जनरल पार्टनरशिप या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप 3 तरह का होता है बच्चों। पहला वाला हो गया जनरल एंड और लिमिटेड पार्टनरशिप। सेकेंड है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। सेकेंड टाइप क्या है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि 3 पार्टनर मान लो बिजनेस चला रहा है, तो तीनों तब तक बिजनेस चलाता रहेगा जब तक इनकी इच्छा होगी। यानी कि तीनों पार्टनर्स मिलकर उस पार्टनरशिप को तब तक चलाते रहेंगे जब तक तीनों पार्टनर्स की इच्छा होगी। जिस दिन तीनों पार्टनर को लगेगा कि हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे तब करेगा, अदरवाइज ये बिजनेस चलता रहेगा। तो इस तरह के बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। देखो यहाँ पे विल लिखा है ना, यानी कि ये पार्टनरशिप तब तक चलता रहेगा जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा हो। उसी में से कोई पार्टनर या सभी पार्टनर चाहता है कि अब हम पार्टनरशिप नहीं चलाना है तो पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं। अदरवाइज ये लोग जब तक इनकी इच्छा होगी तब तक ये पार्टनरशिप को चलाते रहेंगे। इसका कोई स्पेशल इवेंट नहीं होता है कि इस इवेंट में बिजनेस बंद हो जाएगा या इस पीरियड तक बिजनेस चलेगा। इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक ये बिजनेस चला सकते हैं। ऐसे पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। अब पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है कि कोई पर्पस के लिए किया जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है वो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब वह पार्टनरशिप जो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया हो, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा वो पार्टनरशिप क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब पार्टनरशिप एट विल का मतलब कहेंगे वह पार्टनरशिप जो तब तक चलता रहेगा जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा हो। अगर पार्टनर चाहता है कि हम पार्टनरशिप को चलाएं तो चलाते रहेंगे, लेकिन जब पार्टनर की इच्छा होती है कि अब हम पार्टनरशिप को बंद कर दें तो कर देंगे। इस तरह के पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो ये था बच्चों पार्टनरशिप का सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप है आपका लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या मतलब कहेंगे वह पार्टनरशिप जो लॉफुल बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, लॉफुल बिजनेस चल रहा है। जैसे ABC है और मान लो हम बिहार स्टेट में हैं, तो ABC तीनों मिलकर क्या कर रहा है, कपड़ा बेच रहा है। क्या बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, या मेडिसिन बेच रहा है। तो कपड़ा का बिजनेस कर रहा है, मेडिसिन का बिजनेस कर रहा है, तो ये दोनों बेचना क्या है, लीगल काम है बच्चों। इलीगल थोड़ी ना है, कपड़ा बेच ही सकते हैं। अगर हम परमिशन लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं तो मेडिसिन भी बेच सकते हैं। तो तीनों मिलकर जो बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, लॉफुल बिजनेस। तो इस तरह के पार्टनरशिप को कहते हैं लीगल पार्टनरशिप, जो लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इलीगल पार्टनरशिप का मतलब कि जब यही 3 पार्टनर्स मान लो, कोई दूसरा ले लो XYZ, ये 3 पार्टनर्स मान लो बिहार स्टेट में हैं और तीनों क्या करते हैं, गैर कानूनी तरीके से शराब
शराब का बिजनेस कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से क्या कर रहे हैं, शराब का बिजनेस कर रहे हैं। तो शराब तो बिहार में बैन है बच्चों, बेचना पीना क्या है, गैर कानूनी काम है। तो कौन सा एक्टिविटीज़ में तीनों इन्वॉल्व है, इलीगल एक्टिविटीज़ में। और शराब बेचना किस तरह का बिजनेस माना जाएगा, इलीगल बिजनेस माना जाएगा बिहार में बच्चों, बाकी से स्टेट में तो है ही। तो बिहार में इलीगल बिजनेस माना जाएगा। तो इस तरह के पार्टनरशिप को क्या कहेंगे, इलीगल पार्टनरशिप। तो लीगल पार्टनरशिप में मतलब लॉफुल बिजनेस जो पार्टनर्स मिलकर कैरी कर रहे हैं, और इलीगल पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, या इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं है, कानून के नज़र में क्राइम है। तो इस तरह के बिजनेस को या इस तरह के पार्टनरशिप को इलीगल पार्टनरशिप कहा जाता है। तो बच्चों 3 तरह का पार्टनरशिप होता है। एक है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, सेकेंड है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप, और थर्ड है बच्चों लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या एडवांटेज होता है। पार्टनरशिप एक आसान बिजनेस है बच्चों, बस 2-3 लोग अगर अग्री हो तो आप बिजनेस चला सकते हो। इसका फॉर्मेशन करना आसान है, इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत करना आसान है। 3 पार्टनर है, तीनों मिलकर सोच रहा है कि कोई बिजनेस करे मिलकर। तो इसके लिए पार्टनरशिप के लिए आपका लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होता है कि पूरा करें तभी हम बिजनेस चला सकते हैं। तो फॉर्मेशन करना आसान होता है बच्चों। एक बार पढ़ लो, पार्टनरशिप इज रिलेटिवली ईजी टू फॉर्म कंपेयर टू अदर बिजनेस। ठीक है, जैसे कंपनी इस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा तामझाम करना पड़ता है, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अगर लीगल प्रोसीजर्स होता भी है तो थोड़ा बहुत लीगल प्रोसीजर होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। इसका सेटअप करने में, फॉर्मेशन में खर्चा उतना नहीं पड़ता है। तो इसकी स्थापना करना, इसका फॉर्मेशन करना आसान होता है। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, फॉर्मेशन करना आसान है, ईजी है। सेकेंड इसका एडवांटेज हो गया बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। देखो एक सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला डिसीजन लेता है, तो कभी कभी डिसीजन गलत भी हो जाता है, अनबैलेंस होता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, 2-3 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, आपसी सूझबूझ से लेते हैं। किसी एक का ओपिनियन अगर गलत हो रहा है, किसी एक का आइडिया गलत हो रहा है, तो दूसरे उसको क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। तो मिलकर लिया गया डिसीजन क्या माना जाता है, बैलेंस डिसीजन माना जाता है, सही डिसीजन माना जाता है। तो सही डिसीजन बिजनेस के लिए बच्चों हेल्पफुल होता है। तो पार्टनरशिप का अगला एडवांटेज क्या है कि सभी पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं, कोई डिसीजन लेने वाला एक नहीं होता। जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के पास राइट है, सभी फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन बच्चों बैलेंस बनता है इसमें। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पार्टनरशिप का नेक्स्ट एडवांटेज है कि अगर मान लो एक अकेला कोई बिजनेस चला रहा है, उसके पास मान लो 5 लाख का कैपिटल है, तो उसी 5 ही लाख कैपिटल लगाएगा ना। लेकिन वही 3 पार्टनर आ गए तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। बी के पास मान लो 3 लाख कैपिटल है तो 3 लाख कैपिटल दिया, सी कैपिटल मान लो 2 लाख लगाया, तो बच्चों कैपिटल क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो पार्टनरशिप का एक और एडवांटेज क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि कैपिटल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है डिवीजन ऑफ रिस्क। मान लो एक अकेला हम बिजनेस चला रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, लॉस हो गया मान लो 2 लाख का, तो लॉस ये अकेले बर्न करेगा, इसका वहन लॉस का अकेले करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में मान लो 3 पार्टनर है तो लॉस क्या होगा, 3 लोगों में बट जाएगा। तो ये एडवांटेज है बच्चों कि लॉस आपको पूरा आपको लॉस बर्न नहीं करना पड़ा, पूरा लॉस बहन नहीं करना पड़ा, आपका लॉस क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है। सीक्रेसी, पार्टनरशिप में बच्चों क्या होता है, जैसे 3 पार्टनर्स हैं तो 3 जो भी बिजनेस का इन्फॉर्मेशन होगा तीनों को पता होगा और बाहर वाले को पता नहीं होगा। जैसे कंपनी में क्या होता है कि उस कंपनी को अपना इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप अपना स्ट्रैटेजी क्या कर सकता है, छुप कर बना सकता है, कंपटीटर्स को कंफ्यूज कर सकता है, कंपटीटर्स को आसानी से उसका एक्टिविटीज़ को समझकर कौन सा एक्टिविटी ये कर रहा है बाहर वाले को पता नहीं चलेगा। तो ये सीक्रेसी का फ़ायदा होता है बच्चों, क्योंकि कंपनी में देखोगे कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है वो पब्लिक तक पहुंचती है, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सिर्फ पार्टनर्स को पता होता है, बाहर वाले को नहीं पता होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि हम विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं, या दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई हमसे पूछने भी नहीं आ रहा है। अगर कोई पूछ दे तो बोल भी दे कि हमारा प्रॉफिट कम है तो हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दिखा सकते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है,
कंपनी में जितना प्रॉफिट उतना ही बताना होगा, कंपनी में लॉस है तो आपको लॉस बताना। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, लॉस भी है तो हम लोगों को बता सकते हैं, दुकान को सजा कर रख सकते हैं ताकि लोगों को लगे कि प्रॉफिट है। तो सीक्रेसी का फ़ायदा मिलता है। कस्टमर को हम क्या कर सकते हैं, अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे, लोगों को हमारी सच्चाई नहीं पता, ये एडवांटेज है। और कह सकते हैं कि कंपटीटर्स कंफ्यूज रहते हैं, तो ये सीक्रेसी का फ़ायदा होता है बच्चों। तो ये था पार्टनरशिप का मेरिट्स। अब हम बच्चों पढ़ते हैं लिमिटेशन। बच्चों आप लोग तो जानते होंगे कि हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पढ़ लिया, कुछ नेगेटिव पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप का लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि अगर 3 पार्टनर्स है और तीनों अपना अपना कैपिटल लगाया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि इतना कैपिटल लगाया तो दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बिजनेस लॉस में जाएगा तो कैपिटल कमेगा, जब कैपिटल और लाना पड़ेगा तो तीनों को घर से लाने पड़ेंगे, प्राइवेट स्टेट से पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर लायबिलिटी क्लियर होगा। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो ये एक लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है कैपिटल भी लिमिटेड है। अब इन तीनों के पास जितना कैपिटल होगा उतना ही ना लगाएंगे। और मान लो 50 लाख कैपिटल की ज़रूरत है और तीनों के पास है, मान लो ए के पास है 5 लाख, बी के पास है 3 लाख, सी के पास है 2 लाख, तो 10 ही लाख हुए ना। हमें चाहिए 50 लाख कैपिटल, लेकिन 10 ही लाख, तो कैपिटल कहाँ पूरा हो रहा है? तीनों जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके पास जितना कैपिटल होगा उतना ही नहीं लगाएंगे, जितना उनके पास क्षमता होगा, जितना उनके पास एबिलिटी होगा। तो कैपिटल भी लिमिटेड होता है बच्चों। हारमोनी कभी कभी नहीं बन पाता, समानता, एक जैसा सोच, एक जैसा विचार। जैसे मान लो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहा है तो अनबन हो जाता है, क्योंकि हारमोनी नहीं है, एक जैसा सोच नहीं है। अब अलग अलग लोग हैं, 3 लोग हैं तो 3 अलग अलग सोच के होंगे। जो ही तरीके सभी पर्सन का सोच एक ही होता है। कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्शन होते हैं, झगड़े होते हैं, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, क्योंकि अब मान लो ये कोई कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कर रहा है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लैक ऑफ हार्मोनी सबसे बड़ा लिमिटेशन है पार्टनरशिप का। मिलकर काम करोगे तो विचार तो मिलेंगे नहीं, विचार हमेशा क्या होगा, डाइवर्स होगा, अलग अलग होगा। उस केस में क्या किया करना है, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं होती है बच्चों। इस पार्टनरशिप में मिलकर बिजनेस करने में क्या, जैसे कि कभी कभी बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट अकेले थोड़ी ले रहा, तीनों बांट रहे हैं ना। मान लो 3 पार्टनर्स है तो प्रॉफिट कम होगा तो तीनों को मिलेगा, तो प्रॉफिट कम होने में क्या होगा, तीनों को मिलेगा तो मज़ा नहीं आ रहा है। या कभी कभी विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कुछ भी रीज़न से पार्टनर या कोई पार्टनर डेथ कर गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, तो इस केस में काम माना जाता है कि पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, पार्टनरशिप बंद होता है। रिस्की बिजनेस कर सकते हो, मतलब कि आज चल रहा है, मान लो ऐसा होगा कि कोई एक पार्टनर डेथ कर गया, कोई एक पार्टनर बोल रहा है कि अब हम पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते, तो मिलकर किया हुआ बिजनेस में कंटिन्यूटी का अभाव रहता है। पब्लिक फेथ भी नहीं रहता है बच्चों, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो ये लोग छुपा के रखें, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, लोगों को बता ही नहीं रहा है, तो पब्लिक फेथ भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे बैंक उंक में जाओगे तो बैंक उंक में लोन लेने में इशू होता है। हालांकि अब उसमें एक है कि अगर आप अकाउंट सही से मेंटेन करते हो, उसका ऑडिट करवाते हो, तो लोन मिल जाएगा। ऐसे ओवरऑल पब्लिक फेथ नहीं होता। ऐसे कंपनी में क्या होता है कि वो लोग, कंपनी वाले सारे इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो पब्लिक के नज़र में एक फेथ बना रहता है कंपनी का, तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में सारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सीक्रेट रखते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप लोगों को बताओगे, लोग आप पे विश्वास नहीं करेगा। बोलोगे कि हम अपना बिजनेस में, हमारा पिछले साल हमने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, 1 करोड़ का सेल किया, लेकिन ये बात कोई बताए, कोई यकीन नहीं करेगा। पब्लिक फेथ नहीं होता है बच्चों, क्योंकि आप सारा इन्फॉर्मेशन तो छुपा के रख रहे हो। तो ये था पार्टनरशिप का लिमिटेशन बच्चों। कुछ डिफरेंसेस देखते हैं सोल ट्रेड और पार्टनरशिप का। सोल ट्रेड में जैसा कि पता है एक ही मालिक होगा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, कम मिनिमम 2 मालिक हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। सोल ट्रेड में अग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं है। अब एक अकेला आदमी है तो अकेला आदमी कैसे अपने आप से अग्रीमेंट थोड़े ना कर लेगा, तो सोल ट्रेड में अग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों, अग्रीमेंट बनाया जाता है। हालांकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट आपका 2 तरह का होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देता है कि एक आपका हो जाएगा रिटेन और एक होता ओरल, लेकिन रिटेन ही लोग करवाते हैं। सोल ट्रेड में क्या है, इसका कोई एक नॉर्मल जो बिजनेस लॉ है वो फॉलो करता है। पार्टनरशिप में क्या है, इंडियन पार्टनरशिप। हालांकि सोल ट्रेड के लिए अभी तक कोई एक्ट, सेपरेट एक्ट नहीं बना है।
लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के सारे रूल्स रेगुलेशन इसके अकॉर्डिंग चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल ट्रेड का अगला है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये ऑप्शनल है, मतलब आपकी इच्छा पे, पार्टनर्स की इच्छा पे कि पार्टनर चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकते। हालांकि रजिस्ट्रेशन करा लेना फ़ायदेमंद होता है कि जब कोर्ट कचहरी का झमेला हो तो उसमें ग्राउंड के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, पार्टनर्स की इच्छा पे, पार्टनर चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको लीगल बेनिफिट मिल सकते हैं, कोर्ट कचहरी में उनको बेनिफिट मिलेगा। सोल ट्रेड में क्या होता है, सारा प्रॉफिट लॉस वो अकेले बंद करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो अकेले ले लिए, लॉस हुआ तो उनको अकेले भरना पड़ा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको पार्टनर्स में शेयर होगा। सोल ट्रेड में कैपिटल लिमिटेड है क्योंकि एक अकेला आदमी कैपिटल लगा है, लेकिन पार्टनरशिप में एक से अधिक लोग कैपिटल लगाए तो इसमें कैपिटल क्या होता है, अधिक होता है बच्चों। तो ये था सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में डिफरेंस। टाइप्स ऑफ पार्टनर जानते हैं, पार्टनर कितने टाइप का होता है। तो बच्चों एक पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का सीधा मतलब जो वर्किंग पार्टनर है, जो बिजनेस में डे टू डे मैनेजमेंट में क्या कर रहा हो, एक्टिव हो, इन्वॉल्व होता हो, बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता हो, बिजनेस में अपना टाइम दे रहा हो, अपना मेहनत दे रहा हो, इस तरह के पार्टनर को कहते हैं एक्टिव पार्टनर। और एक होता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो गया। डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस में एक्टिव नहीं हो, बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता हो, अपना टाइम नहीं दे रहा हो, पार्टनरशिप के लिए मेहनत नहीं कर रहा हो, बस ये कैपिटल लगा लिया, हो गया, प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले लेता है, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिजनेस मैनेजमेंट में एक्टिव नहीं होता है, ऐसे पार्टनर को कहते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। थर्ड पार्टनर है बच्चों सीक्रेट पार्टनर। जैसे 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी, और इसमें से सी के बारे में कोई नहीं जान रहा है कि वो पार्टनर है, ठीक है, कोई नहीं जान रहा है, सिर्फ पता है लोगों को कि ए और बी पार्टनर है। हालांकि सी कैपिटल भी लगाया है, प्रॉफिट में सी का भी शेयर बनता है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, किसी को नहीं पता, छिपा हुआ पार्टनर, उसको क्या कहते हैं, सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। जो बिजनेस मैनेजमेंट में एक्टिव नहीं है, मतलब सीधा सीधी कह लो कि लोग जान ही नहीं रहे कि पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है, जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो सी आपका नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि ये ना तो कैपिटल लगाया है, मतलब नो कैपिटल, प्रॉफिट में इसको हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों के नज़र में है कि यह पार्टनर है, मतलब सिर्फ नाम का पार्टनर है, तो ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं, नॉमिनल पार्टनर। क्या बोले कि एक ऐसा पार्टनर जो ना कैपिटल लगाया है, ना प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लेकिन लोगों के नज़र में है, लोग जान रहे हैं कि ये क्या है, फॉर्म का पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का पार्टनर। 5th नंबर है पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। देखो ध्यान से, मान लो एक्स नाम का पर्सन है, वो किसी सप्लायर के साथ डील कर रहा है, एक्स नाम का पर्सन किसी सप्लायर के साथ, सप्लायर यहाँ पे मान लो कोई थर्ड पार्टी हो गया, तो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, तो एक्स अपने आप को सप्लायर के सामने या थर्ड पार्टी के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वाई और जेड का क्या है, पार्टनर है। तो ऐसे पार्टनर को कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट, मतलब कि एक्चुअल में पार्टनर है नहीं, लेकिन ये सप्लायर को या थर्ड पार्टी को अपने आप को उसके सामने इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि इसको विश्वास हो जा रहा है कि ये क्या है, इन दोनों का पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं है। ऐसे पार्टनर को कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। इसको पढ़ते हैं बच्चों, दिस टाइप ऑफ पार्टनर इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर इन द बिजनेस बट बिहेव्स इन द वे, इस तरह से अपने आप को सप्लायर के सामने, थर्ड पार्टी के सामने बिहेव कर रहा है तो उसको विश्वास हो जा रहा है कि ये क्या है, इन दोनों के या किसी भी फॉर्म के पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट कहा जाता है। एक होता है लिमिटेड पार्टनर, सीधा नाम में ही मीनिंग है बच्चों, वह पार्टनर जिसका लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो, मतलब कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो इसको भरना नहीं है बच्चों, बाकी पार्टनर्स भरेंगे। अगर इसके पास पैसा नहीं है तो ये लायबिलिटी नहीं चुकाएगा, इसका एक फिक्स लायबिलिटी कितना लगा कर निश्चिंत हो गया, फिर दोबारा इसको क्या लायबिलिटी चुकाने का झंझट नहीं है। तो ऐसे पार्टनर को कहते हैं लिमिटेड पार्टनर, जिनका लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड। माइनर पार्टनर क्या होता है बच्चों, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लो 2 पार्टनर है ए बी, सी नाम का एक माइनर पर्सन है,
माइनर किसको कहते हैं बच्चों? जिसका एज 18 साल से कम हो। तो ये अगर ये दोनों पार्टनर का कंसेंट हो, ये दोनों पार्टनर चाहते हैं तो सी को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन नियम नहीं है बच्चों। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविज़न नहीं है कि माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। तो माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बाकी पार्टनर जो मेजर पार्टनर्स है उनकी इच्छा पे माइनर को बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। मतलब कि जो माइनर पार्टनर है उनको क्या मिलेगा? जो बेनिफिट होगा उनमें उसका शेयर मिलेगा, लेकिन लॉस में उनकी ये भरपाई नहीं करेंगे। लॉस के लिए, लायबिलिटी के लिए माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होगा, एसेट्स होगा, उसमें माइनर को भी शेयर मिलेगा। तो ये बच्चों हो गया माइनर पार्टनर। तो टोटल पार्टनर, ये हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब बच्चों अगला टॉपिक आपका है माइनर एज अ पार्टनर। सिंपल, इस माइनर का मतलब वह पर्सन जिसका एज 18 साल से अधिक है। तो इंडिया में बच्चों माइनर किसको कहा जाता है? जिसका एज 18 साल से कम हो। यानी कि माइनर के पास बहुत सारे राइट्स तो हैं, लेकिन लायबिलिटी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है बच्चों, लेकिन प्रॉफिट में शेयर के लिए माइनर को पार्टनर ग्रुप में एडमिट किया जा सकता हो, अगर बाकी मेजर पार्टनर्स जो 18 साल से ऊपर के एज के हैं उनका सहमति हो, उनका कंसेंट हो। तो माइनर के बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो पढ़ते हैं लीगल पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर का क्या राइट है? तो प्रॉफिट में राइट ले है, मतलब प्रॉफिट उनको भी मिलना, अगर नहीं मिलेगा तो मुकदमा कर देगा। अकाउंट्स बुक को जांच कर सकता है, अकाउंट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, अकाउंट्स बुक में को चेक कर सकता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। और माइनर को पार्टनरशिप में बेनिफिट लेने का राइट है। एसेट्स में उनका भी शेयर बनेगा, ये भी राइट रखते हैं माइनर। लायबिलिटी क्या है? तो कोई भी लायबिलिटी नहीं, कोई पर्सनल लायबल नहीं, माइनर है। माइनर के साथ आप पार्टनरशिप करने का कोई प्रोविज़न है ही नहीं। वो तो बाकी पार्टनर अपनी इच्छा से माइनर को पार्टनर बनाए। तो कभी कभी होता है ऐसे, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, ए बी एक्स ले लो। एक्स का मान लो डेथ हो गया, और एक्स जो है ए बी का अच्छा दोस्त था। तो एक्स का मान लो एक बेटा है सी नाम का। तो ये दोनों अपनी इच्छा से सी को क्या कर लिए? बेनिफिट के लिए पार्टनर बना दिए। तो सी आपका क्या है? माइनर एज का है, मान लो। तो माइनर एज का है, तो ये किसकी इच्छा पे पार्टनर बने? ए और बी की इच्छा पे, ठीक है। ये आप माइनर को पार्टनर बनाओगे तो माइनर को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर माइनर आप दोनों को नुकसान पहुंचा दे तो आप दोनों, यानी कि जो मेजर एज वाला है, जो मेजर पार्टनर से ए और बी, वो माइनर को मुकदमा नहीं कर सकता है, क्योंकि माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट करते हो क्या होता है? वॉइड होता है। तो कोई भी लायबिलिटी नहीं होता है बच्चों माइनर पार्टनर को। लेकिन माइनर पार्टनर अगर मेजर एज में पहुंचता है, 18 साल होने वाला होता है, तो 6 मंथ पहले, और अगर वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू पार्टनर बने रहना चाहता है तो 6 मंथ बिफोर उसको मेजर पार्टनर्स को एक नोटिस देना होगा, इन्फॉर्मेशन देना होगा कि हम पार्टनरशिप में कंटिन्यू रहना चाहते हैं। और जब वो माइनर पार्टनर जब मेजर एज का हो जाता है, 18 साल या उससे अधिक एज का हो जाता है, तो उसके पास वही लायबिलिटी, वही राइट होंगे जो बाकी मेजर पार्टनर्स का है। तो ये था बच्चों पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर्स। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बच्चों? तो ये देखो, एक तरह का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में पार्टनरशिप का सारा टर्म्स कंडीशन लिखे जाते हैं कि कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, किस रेशियो में प्रॉफिट लेगा, लॉस होगा तो कैसे भरेगा, कितना कैपिटल लगाएगा, पार्टनरशिप का नाम क्या है, फॉर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप का नेचर क्या है। ये सारा जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स कंडीशन है, एक पेपर पे, एक रिटेन डॉक्यूमेंट में लिख लिया जाता है। इसी को कहते हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? बेसिकली एक फॉर्मल रिटेन एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट कर सकते हो जो पार्टनर्स के बीच होता है, जिसमें टर्म्स कंडीशन पार्टनरशिप के आउटलाइंस होते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्टनर्स का क्या राइट हो सकता है, पार्टनर कितना कैपिटल लगाया। तो बच्चों क्या क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड में? तो फॉर्म का नाम, फॉर्म का मतलब क्या होता है? 3 लोग मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो ये बिजनेस क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस, इसी को फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म का नाम, एड्रेस, पार्टनर का नाम, एड्रेस, ये सब कहाँ लिखे जाते हैं? डीड में। बिजनेस का नेचर, कौन से नेचर का बिजनेस है, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन है तो, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फिर तो आपकी इच्छा पे है कि आप जब तक चाहो चला सकते हो। लेकिन
अदर पार्टनरशिप में आपको ड्यूरेशन देना है, कितना कैपिटल पार्टनर लगाया वो मेंशन होगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे। तो बच्चों एक बात याद रखो कि प्रॉफिट को जिस रेशियो में बांटते हैं लॉस को भी उसी रेशियो में बांटते हैं। पार्टनर्स का क्या ड्यूटी होगा, क्या लायबिलिटी होगा, पार्टनर्स के क्या राइट्स है, कैपिटल पे कितना % इंटरेस्ट लेगा, ड्राइंग पे कितना % इंटरेस्ट लेगा, पार्टनर्स को सैलरी देना है, अगर देना है तो अग्रीमेंट में दिखाना होगा, डीड में लिखना होगा, नहीं देना है तो नहीं देना होगा, पार्टनर को कमीशन देना है या नहीं देना है, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन उस पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है कि नहीं करना है तो उसका क्या प्रोविज़न है, उसका क्या तरीका होगा, कोई पार्टनर रिटायर डेथ होगा या कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जा रहा है तो इस केस में क्या प्रोविज़न है, क्या उसके नियम है, क्या टर्म्स कंडीशन है, कैपिटल विड्रॉ करेगा, पार्टनर्स लोन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन किस तरीके से होगा, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जितने भी पार्टनरशिप का टर्म्स कंडीशन है वो सारे आउटलाइंड होते हैं पार्टनरशिप डीड में। ये कंटेंट है बच्चों। अब बच्चों टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। देखो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन एक तरह का लीगल प्रोसेस है। तो क्या बिजनेस चला रहे हो तो आप अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो क्या करोगे, आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। तो सीधे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, वो पार्टनर्स की इच्छा पे होती है। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, लीगल प्रोसेस है। जो अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रिकॉग्नाइज हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि आप गवर्नमेंट के नज़र में आपका पार्टनरशिप बिजनेस आ जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन करा लेना क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है, आपको लीगल बेनिफिट मिलती है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, ए और 2 पार्टनर है, तो ए पार्टनर को अगर नुकसान हुआ है बी से तो बी पे मुकदमा करेगा तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चाहिए। अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो रहेगा तो ए बी पे मुकदमा करेगा तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनेगा, मुकदमा करने का केस खारिज हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन लीगल बेनिफिट में यूजफुल है, लेकिन कंपलसरी बच्चों रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने का क्या स्टेप है, तो पहले तो एक एप्लीकेशन सबमिट करो, एप्लीकेशन में जितना भी डिटेल्स हो डिटेल्स को फिलअप करो, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करो, रजिस्ट्रेशन का फ़ी होता है फ़ी जमा करो, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, मतलब आप रजिस्टर्ड होगा। पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ये ऑप्शनल है बच्चों, मतलब इसको ज़रूरी नहीं कि यूज हो। ये 5 आपका मेन है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। एप्लीकेशन पहले सबमिट होगा, एप्लीकेशन में जो भी डिटेल होगा भर कर सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी हो पेमेंट होगा, फिर आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट क्या है, ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होता है बच्चों, तो एक तो लीगल बेनिफिट है। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने अगर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो एक तो है कि एक दूसरे पे अगर मुकदमा करना तो कर सकते हैं। दूसरा कोई थर्ड पार्टी हो, जैसे किसी से मान लो किसी को उधार बेचा, सेल किया और पैसा नहीं दे रहा तो मुकदमा करेगा ना, केस करेगा, सूट फाइल करेगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन है तभी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नहीं कर सकते। बहुत सारे डिस्प्यूट में हेल्पफुल है। अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है तो उसमें आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन अगर है तो कोर्ट कचहरी जाने से बचने के लिए लोग कन्फ्लिक्शन कम करने का कोशिश करते हैं। तो ये है बच्चों रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट। तो ये था बच्चों हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से रिपीट करके देख लोगे बच्चों। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।